नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी अपना एक बार फिर से परिचय देते हुए अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारी यूपी टेट की श्रृंखला चल रही थी और यूपी टेट की श्रृंखला में मैंने इससे पहले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। चैप्टर के हर टॉपिक को जितने भी प्रकार उसमें बन सकते थे, मैंने सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर करते हुए पूरे चैप्टर को विधिवत आपको जो है समझाया था। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा नया चैप्टर है करणी एवं घातांक, सर्ट्स एवं इंडिकेट्स। तो इस चैप्टर में जो भी टॉपिक बन सकते हैं कंपटीशन लेवल के दृष्टिकोण से और जो भी इसके टॉपिक्स जो है वनडे एग्जाम्स में आते हैं, आज उन सभी टॉपिकों पे हम एक विधिवत चर्चा करते हुए आप सभी लोगों को समझाते हुए आगे चलेंगे। साथियों, एक कोटेशन है, एक कहावत कही गई है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्हीं मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ में हम सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं। साथियों, करणी और घातांक एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर में अधिकांश क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज हम उन सभी जो है टॉपिकों पे बात करते हुए आगे चलेंगे। देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, आज हम सभी टॉपिकों को देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ में बने रहेंगे। तो करणी और घातांक में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, घातांक। पहला इसमें जो बनता है, घातांकों पर आधारित प्रश्न। घातांकों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। अब आप घातांकों पर आधारित प्रश्न हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको कराने से पहले मैं थोड़ा इसके जो है फ़ॉर्मूले जो आपने बेसिक अपने बेसिक क्लासों में पढ़े होंगे कि अगर आधार सेम है, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे सपोज़ कीजिए, अगर आधार हमारा a है और आधार सेम है, उनकी घातें अलग-अलग हैं, जैसे a की पावर n और a की पावर n, ये ध्यान रखिएगा। अगर जो है आधार सेम है और घातें अलग-अलग हैं, लेकिन उन दोनों के मध्य मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी उनकी गुणा की जा रही है, तो हमेशा घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन आधार हमारा सेम वैसा ही रहता है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे आधार सेम हैं, लेकिन घातें अलग-अलग हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, उनको भाग किया जा रहा है, तो वहाँ घातें घटती हैं, जैसे a की पावर m भाग a की पावर n। तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, हमारा आधार सेम रहता है, यानी a और a ही रहेगा, लेकिन घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, a की पावर m माइनस n। तो ये तो हमारे हो गए बेसिक फार्मूले, जो तो आपने अपने जो बेसिक आपकी जो है 6 टू 9 तक की जो किताबें रहती हैं, उसमें सारे फार्मूले रहते हैं, आपने विधिवत इसको पढ़ा भी होगा। अब हम सीधा अपने प्रश्न पे आते हैं। घातांकों पर आधारित प्रश्नों में पहला हमारा प्रश्न बनता है, जैसे 2 की पावर 2 और इंटू a की पावर a स्क्वायर b की घात 3 c की घात 4 गुणे 3ab स्क्वायर c की घात 3। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे सभी लोग, हर टॉपिक में आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा साथियों। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं ये हमारी ये 2 और 3, पहले ये संख्याएं, इन संख्याओं की हम आपस में क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 2 तियां 6 हो गया। अब इसमें देखिए समान आधार वाले कौन कौन से हैं, a और a, तो पहले a की गुणा करा लें। फिर देखिए a की घात 2 है और यहाँ पे a की घात कुछ नहीं है, तो हमेशा a की घात छिपी हुई है, a की घात 1 है, तो a की घात 2 और a की घात 1 हो गई मिलकर के कितने, a की घात 3। सीधा है, 2 और 1 कितना हो गया, 3। मैंने अभी बताया कि अगर आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। ऐसे ही b, अब देखिए b की घात कितनी है, यहाँ b की घात 3 है और यहाँ b की घात 2 है, तो 3 2 5 हो गई। ऐसे c की घात कितनी है दोस्तों, c की घात 4 है और c की घात 3 है, तो c की घात 4 और 3 7। देखिए कितना आसान तरीके से हमारा ये सवाल लग गया। अभी तो बिल्कुल मैं बेसिक को लेके चल रहा हूँ, धीरे-धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों, अगर घातांकों पे आधारित कोई प्रश्न बनता है और इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो सीधे हम अगर उनके आधार सेम हैं और घातें मल्टीप्लाई का केस अगर बन रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आधार सेम रखते हैं और मल्टीप्लाई का केस अगर बनता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर वहाँ पे भाग, यानी भाग का केस बन रहा है, डिवीजन का केस बन रहा है, तो वहाँ पे घातें घटती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम अगले सवाल पे एक जरा भाग वाला देख लेते हैं। ये इसको फर्स्ट दे दीजिए, ऐसे ही बी। अब एक भाग वाला सवाल देखते हैं, 12 a की घात 2 b की घात 4 c का क्यूब भाग है 2ab स्क्वायर और c स्क्वायर। चलिए, अब देखिए, अभी हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई वाला सवाल लगाया था। अब हमारा है भाग वाला क्वेश्चन। अब भाग वाले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें पहले सेम आधार दिखते जाते हैं, 12 है, ये सेम आधार a है, a b b c c। तो हम क्या करेंगे, भाग के केस में ध्यान रखिएगा, जरा इसको हम आपके सामने लगाते हैं। इसको 12 a स्क्वायर b की घात 4 c की घात 3 बटा, अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा, 2
ए बी की घात 2 सी की घात 2। अब देखिए भाग में क्या बताया था मैंने, घातें घटती हैं, लेकिन पहले जो वहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया था संख्या होगा, तो यहाँ भाग करा लें हम। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए 6 हमारा निकल के आ गया। अब a की घात 2 ऊपर है, नीचे a की घात 1 है, तो हम क्या करेंगे, भाग में घातें घटती हैं, तो a की घात यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। ऐसे ही b की घात कितनी हो जाएगी, 4 में से 2 गया 2। ऐसे ही c की घात कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 गया 1। तो यानी फाइनली जो हमारा उत्तर निकल करके आ गया 6ab² c। देखिए ये तो हमारा आ गया भाग का केस हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको गुणा के केस में क्या होता है, घातें आपस में जुड़ती हैं, लेकिन भाग के केस में क्या होता है, घातें आपस में घट जाती हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये तो हमारा था घातांकों पर आधारित प्रश्न। अब इसी प्रकार का एक मैं प्रश्न आपको देता हूँ और आप लोग जो है अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग मुझे लगा करके दिखाएंगे और अगली जो हमारी ये वीडियो आएगी उसमें मैं आपसे बाकायदा ये पूछूंगा भी, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। 5 की घात 1/4 गुणे 125 की पावर 0.25। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे लगा के बताएंगे। तो साथियों ये तो हमारा था पहला घातांकों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने इसका टॉपिक आपको बता दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है कि जब पूरी राशि करणीगत हो तो उन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए जरा उन पर बात करते हैं। देखिए हम यहीं पे बताते हैं, जब पूरी राशि करणीगत होती है, जब पूरी राशि करणीगत हो। देखिए अब इस टॉपिक में साथियों जो है कम से कम 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला हमारा प्रश्न बनता है इसमें ऐड के केस में बनता है, यानी जब राशियां कैसी हों, धनात्मक हों। फिर दूसरा प्रश्न बनता है जब राशियां ऋणात्मक हों, और तीसरा प्रश्न बनता है कि जब राशियां आपस में मल्टीप्लाई के केस में हों, यानी गुणज के केस में हों। 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो हम जरा तीनों टाइप के प्रश्न पे बात करते हैं और बहुत ही ईजी है, बहुत सरल है। इस टाइप के प्रश्नों को लगाने के लिए आपको मुश्किल से जो है सेकंडों का काम लगता है। सेकंडों में आप इन सवालों को जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं साथियों। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है, अभी मैंने आपको बताया कि धनात्मक जब हमारी राशियां दी होती हैं, जैसे अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है √12 प्लस, फिर देखिए √12 प्लस √12। ओके, समझ में आ रहा है, √12 प्लस √12 प्लस √12 और प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। इतना ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर राशियां हमारी धनात्मक हैं और वे अनंत तक जा रही हैं तो इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहीं पे देखिए एक धनात्मक का पहले दिखाता हूँ, फिर यहीं पे मैं आपको ऋणात्मक का भी दिखाता हूँ। तीनों सवाल एक साथ में मैं लगा के दिखाऊंगा और अभी आपको जो है तीनों का भी जो है यही समझ में भी आ जाएगा। एक ऋणात्मक वाला सवाल देख लेते हैं जरा। √56 माइनस √56 माइनस √56। अच्छा, अब जरा देखिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के केस में देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड की जो है मेहनत लगती है और आप आसानी से लगा सकते हैं। अब जैसे 12 है, तो 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसमें 2 संख्याएं बनती हैं। 12 के फैक्टर कौन-कौन से हो सकते हैं? 4 और 3, 4 तियाँ 12, 3 चक्कू 12। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 2 फैक्टर हैं तो उनमें जो बड़ा फैक्टर होता है वो उसका पहला उत्तर होता है और जो सेकंड फैक्टर होता है वो उसका दूसरा उत्तर होता है। और पहला फैक्टर हमेशा धनात्मक रखा जाता है, दूसरा फैक्टर हमेशा ऋणात्मक रखा जाता है। जरा प्रश्न पे आके देखते हैं। देखिए 12, अब 12 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 12 के टुकड़े हो सकते हैं 4 और 3। 12 कौन? ये सेम संख्या। अब इसमें जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके उत्तर क्या हो सकते हैं, तो हमारा इसका जो अगर ध्यान रखना कि पहला ये अगर ये धनात्मक चल रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों प्लस का 4 और सेकंड वाला यानी प्लस का 4 पहला फैक्टर हो गया और सेकंड जो हमारा है ये माइनस का 3 हो गया। ये इसके 2 उत्तर निकल करके आ गए। अब इसमें विकल्प में जो भी दे रखा हो, जहाँ तक यही रहता है पहली संख्या रहती है, तो आप सीधा जो है विकल्प पे आसानी से टिक कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई धनात्मक प्रश्नों की। अब हम आते हैं ऋणात्मक प्रश्नों पे कि ऋणात्मक अगर कोई हमारी सीरीज चल रही है, सॉरी ये भी हमारी अनंत तक जाएगी, तो इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे हमने इसके फैक्टर किए हैं वैसे हम इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 56 के फैक्टर क्या होंगे? 8 7 56, 8 और 7, 8 और 7। हाँ, अब ध्यान रखेंगे यहाँ धनात्मक संख्या चल रही थी तो हमारी जो बड़ी संख्या थी वो पॉजिटिव आई, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक चल रहा है यानी माइनस और माइनस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी पहली संख्या निकल करके आएगी वो कैसी आएगी बच्चों? माइनस का 8 आएगा। ये पहला हमारा उत्तर निकल के आया और जो दूसरी संख्या आती है अब यहाँ पे क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी रहेगी कि पॉजिटिव ये अगर धनात्मक हो तो पहला हमारा
धनात्मक रहता है उत्तर, दूसरा ऋणात्मक होता है। अगर हमारी सीरीज जो है माइनस में जा रही है, यानी संख्याएं कैसी ही कणिका संख्याएं अगर हमारी ऋणात्मक हैं तो हमारा उसका जो बड़ा उत्तर, जो बड़ी संख्या होगी वो ऋणात्मक होगी, छोटी संख्या धनात्मक होगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, ये तो हमारा धनात्मक का केस हो गया, ये ऋणात्मक का केस हो गया। अब यहीं पे मैं आपको जो है सी जो पार्ट है यहाँ दिखा देता हूँ। एक इसका जो गुणज वाला केस होता है वो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यह गुणज के केस में देख लेते हैं। देखिए, मैथ बहुत ईजी है, बस समझने भर की देर है। अगर आप उसको समझ लेते हैं अच्छे से तो मैथ के इतना ईजी कोई भी टॉपिक नहीं है साथियों। अब जैसे यहाँ पे √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डैश 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 इनफाइनाइट। अच्छा भाई, अब देखिए यहाँ प्लस का साइन चल रहा था, यहाँ माइनस का साइन चल रहा था, लेकिन इसके बीच में क्या है का निशान है। जब कोई निशान नहीं होता है तो हमेशा वहाँ पे गुणा छिपा रहता है। तो साथियों यहाँ पे क्या है, गुणा ही तो चल रहा है। सीधी सी बात है, अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न बनता है और वो अनंत तक जाता है तो उसमें जो संख्या अंदर बैठी होती है वही उसका उत्तर होता है। फाइनल आंसर क्या आ गया, 5। देखिए कितना है जी, देखते हैं आंसर तुरंत निकल के आए। आपको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंडों में आप बस क्वेश्चन देखें और आराम से टिक मार दें और आगे बढ़ जाएं। ऐसे ही कोई भी प्रश्न अगर बन जाए इसमें, जैसे हम दूसरा प्रश्न बना देते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न हमने बना दिया कि हाँ चलिए √15 डैश डैश इनफाइनाइट। तो आंसर क्या आ गया, फाइनल 15 आ गया भाई। कितना ईजी है देखिए। तो साथियों आपने देखा कि जब हमारी करणीय एवं घातांक चैप्टर में राशि जब पूरी राशि करणीगत होती है तो इसमें जो है कितने टाइप बनते हैं, धनात्मक बनता है, ऋणात्मक बनता है और गुणन के रूप में बनता है। तो इनके सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं आपने जो है आसानी से देखा। घातांकों पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं मैं आपको देता हूँ, आप मुझे ये लगा के दिखाएंगे। इसका प्रश्न मैं यहीं पर दे देता हूँ, ये आप लोगों के लिए है। जैसे √30 ये आप लोगों के लिए आप लगाएंगे और ये पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इसका प्रश्न बनता है, ये आप बताएंगे उसका उत्तर √40 माइनस √40 ये आप लोगों के लिए। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि जब संख्याएं हमारी क्या हों, कि जब संख्याएं गुणन के केस में हो लेकिन वो अनंत ना हो। तो साथियों हमारा जो इसका इसी का अगला टाइप बनता है। तो अभी मैंने बताया था कि जब हमारी जो राशि कणीगत होती हैं लेकिन वो राशि अगर गुणन के रूप में हो और वे अनंत तक जा रही हो तो डायरेक्ट उसका हम वही संख्या मान लेते हैं। लेकिन अब इसमें हमारा जो अगला टाइप बनता है कि एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्रश्न बन गया √5 इंटू √5 इंटू √5। ऐसे प्रश्न अगर बनता है साथियों कि तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान रखना इसमें आगे इनफाइनाइट नहीं है, अनंत नहीं है और प्रश्न आ गया कि इसका उत्तर क्या होगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो साथियों इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आप सीधा सा यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या बनेगा, पहले देखा जाता है कि अंदर संख्या कौन सी है। संख्या है 5 है 5 है 5 है, तो 5 5 5 तो हम 5 ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला बनता है कि जो संख्या होती है वो यहाँ लिख दी जाती है। फिर उसकी पावर हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें 2 का इंपॉर्टेंस रहता है, 2 का रोल रहता है। अब देखा जाता है कि 5 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ये 2 क्यों आया, किस लिए आया, 2 हमेशा बस अपने माइंड में बिठा लीजिए कि 2 लिखा जाता है 2 की घात 3, कोई भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब 3 कैसे आ गया, क्योंकि 5 कितनी बार आया था, 3 बार आया। अगर 5 यहाँ पे 4 बार आता तो हम 2 की पावर 4 कर देते। अगर 5 यहाँ 5 बार आता तो 2 की पावर 5 कर देते। लेकिन 2 रहता ही रहता, लेकिन क्या होती है उसकी पावर यहाँ पे नंबर ऑफ काउंटिंग पे डिपेंड करती है कि वो कितनी बार संख्या आ रही है। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन, और अभी अपॉन में क्या रहेगा, जो 2 की पावर 3 है बस यही अपॉन में रहता है। ये समझ लीजिए फार्मूला रहता है। इसको अगर आप चाहें लिखना चाहें तो लिख लें कि जो संख्या होती है यहाँ पे संख्या लिख दी जाती है। संख्या के बाद में 2 की घात, अब जो भी घात रहती है वो देखी जाती है कि वो संख्या कितनी बार आ रही है। अभी देखिए एक और टॉपिक में बताऊंगा, इससे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 5। अब 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 होगा 8। 8 में से 1 निकाल देंगे, 8 में से 1 गया, अब बटे 2 की घात 3 8 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 8 में से 1 गया 7/8, ये फाइनल आंसर आ गया 5 की घात 7/8। ये आपने। अब ऐसे ही जरा एक और सवाल हम देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगला हमारा सवाल थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, इस प्रकार का कोई प्रश्न बनता है। अब हमें कह दिया जाए कि इसको सॉल्व कीजिए। सीधी सी बात है, पहले मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे 16 16 16 16 है, तो हम पहले लिख देंगे 16।
अब 16 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 -1 बटे 2 की पावर 4, मतलब जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ आ जाती है। इधर चीज़ क्लियर हो गया? 16 और 2 की घात 4 16 ही होता है, -1 बटे 16, 16 की घात 16 में से क्या 15 बटे 16। देखिए कितने इजी सवाल हैं और बहुत आसानी से लग जाते हैं। इन सवालों को बस सॉल्व करने के लिए बस आपको इसका जो मेथड पकड़ना है, ट्रिक पकड़नी है। अच्छा चलिए, ये तो रहा हमारा जब राशि कणिक राशि जो है, पूरी कणिक राशि हो तो इसमें जितने भी टाइप्स बनते हैं मैंने आपको सब बताया। अब जरा हम बात करते हैं कि कड़ियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, जरा उन पर भी बात कर ली जाए। योग, अंतर और गुणा पे आधारित। योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। जैसे पहला हमारा सवाल है 5√3 + 8√3, 5√3 + 8√3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 5√3 + 8√3, इसमें देखा जाता है कि सबसे पहले हमारा बेस क्या है? √3 और √3 कॉमन है, चाहे आप ऐसे इसको कॉमन ले लें या सीधा आप जोड़ लीजिए। तो 5√3 8√3 सीधा √3 √3 √3 हो गया और 8 और 5 13, ये आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी है। तो धनात्मक का केस हो गया। उसके बाद में अगला हमारा जैसे है बी वाला प्रश्न देख लें जरा हम यहीं से। बी वाला प्रश्न है √5 + 2√5 + 3√5। अब इसका उत्तर देखिए कितना आएगा, देख लीजिए √5 √5 √5, तो यहाँ एक छिपा हुआ है, तो 2 और 1 3 3 6√5 आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी है। ऐसे ही एक जरा हम नेगेटिव वाला केस देख लेते हैं। माइनस का केस अगर कोई देख लीजिए, तो माइनस के केस में 13√3 - 7√3, सीधा हम घटा देते हैं। अब देखिए जैसे हमने धनात्मक का केस था तो जोड़ दिया था, ऋणात्मक के केस में क्या होता है, घटा दिया जाता है। तो 13 में से 7 गया, हमारा क्या बचेगा बच्चों? 13 में से 7 गया 6√3, 6√3 आ गया। अब अगला है कि करणियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर एवं गुणा। अब इसमें इसी में जरा भाग, गुणा और भाग का भी देख लें। A B C D, डी टाइप देख लेते हैं। √5 × √7 × √3। अब गुणा का जब केस होता है तो सीधा मल्टीप्लाई करा देते हैं साथियों। √5 √7 √3, तो 5 7 35, 35 3 105, सीधा हम लिख सकते हैं कि 105 फाइनल आंसर आ गया हमारा। अगला प्रश्न, अगर यहाँ पे भाग का कोई केस देख लिया जाए। अब भाग के केस में क्या होता है कि सीधा हम भाग करा देते हैं। अब जैसे हमारा है कि √15 भाग √3। अब देखिए √15 भाग √3, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसके? सीधा सा है 15 भाग 3 तिपच 15, तो √5 हमारा आ गया यहाँ से आंसर। तो ये तो हमारा हुआ योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न कौन कौन से बन सकते थे, मैंने आपको बता दिया। इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप अपने जो है प्रश्न पुस्तिका से जरूर सॉल्व करिएगा, और इसमें जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक बनता है कि संयुग्मी गुणा पर आधारित प्रश्न कैसे रहते हैं। इसके संयुग्मी पर आधारित जरा देख लेते हैं हम। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। सर, संयुग्मी पर आधारित प्रश्नों की अगर बात की जाए तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम उस पर बात करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है a 3/2 + √3। इस प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हर होता है, हर, अब देखिए अंश क्या है 3 है, हर है 2 + √3 है, तो हर के विपरीत युग्म से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करा दी जाती है। अब हर हमारा कौन सा है 2 + √3, इसका विपरीत क्या हो जाएगा 2 + √3 है तो 2 - √3 होगा, 2 - √3। यहाँ भी 2 - √3। अब हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी, तो भाई सीधा मल्टीप्लाई ऊपर हम करा देते हैं, तो इसकी हो जाएगी 3 दूना 6 और -3 √3। आप देखिए यहाँ पे 2 + √3, यहाँ 2 - √3। अब आपने फार्मूला पढ़ा एक होगा a + b a - b। a + b a - b का फार्मूला रहता है a² - b²। सीधा हम कर लें यहाँ से, आपने सबने पढ़ा होगा कक्षा 6 7 8 का फार्मूला है। तो a² 2 का स्क्वायर हो गया, -b² √3 का स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 6 - 3 √3 बटे 2 का वर्ग 4 - 3, 4 में से 3 का कितना होता है 1 होता है। अब 1 लिखें चाहे ना लिखें, 6 - यहाँ से 3 √3,
तो फाइनल आ गया 6 माइनस 3 रूट 3। साथियों कितना ईजी सवाल है और इसे हमने बहुत आसानी से इस सवाल को लगा लिया। अब हम अगला सवाल आपको दे रहे हैं, ये सवाल आप लोगों के लिए और आप हमें इसको लगा के दिखाएंगे। रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। ये सवाल आप लोगों के लिए है। आप मुझे अगली क्लास में जब मैं आपको मिलूँगा तो आप मुझे इस सवाल का उत्तर ज़रूर बताएँगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज मेरा पढ़ाया हुआ है कि कर्ण जो है सर्ट्स हमारा जो टॉपिक है कणिम घातांक, इसमें मैंने जितने भी टाइप्स इसके बन सकते थे मैंने आपको बताया। इसके बाद इसके एक आध टाइप रह गए हैं जो इसकी अगली क्लास आएगी उसमें मैं आपको विधिवत वो भी समझाता हुआ चलूँगा। तो साथियों कैसी लगी आपको क्लास? आप अपने जो है विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करिए और हमारा जो चैनल है वेद क्लासिफाइड बिगिनर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे प्रमोट करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में।